हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेके आ चुकी हूँ हमारे यूपीएससी इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 2 के साथ। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। सेम सीरीज में हम आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। ओके गाइज, आप देख सकते हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर। गाइज, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर में हमने पहले जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइज, आप देख सकते हैं ये है हमारा टॉपिक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एकदम से मैंडेटरी है आपके यूपीएससी प्रिपरेशंस के लिए ही। इसके अलावा आप और भी अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करें जहाँ पे आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है? ये जो है ये पहला स्टेप है, यानी कि फर्स्ट स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। ठीक सुना आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप लोगों में से बहुत ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उन्हें आइडिया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। अदरवाइज मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इवन जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक, जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और जब मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी पोर्टुगीज, ब्रिटिश, डच, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगी मैं। अभी आप पॉलिटी प्रोस्पेक्टिव से समझ लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। और इस दौरान गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रोल क्या है? बेसिकली उस टाइम पे गवर्नर होते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल्स होते थे। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और उन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको फिर आगे चल के क्या कर दिया गया, इसी एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद दे दिया गया, यानी कि डेजिग्नेट कर दिया गया। प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई उनको। ओके, अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये क्या है, 1804 में बेसिकली क्या हुआ? जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी उस दौरान अगर कुछ डिफेक्ट्स रह गए हों तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर किसको लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, जिसमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल फंक्शंस दिए गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही रिलेटेड है ये दोनों टर्म। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या किया गया ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बेसिकली ये सारे जितने भी चार्टर्स हैं उसको बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। अगर कुछ डिफेक्ट्स है उसको देखने के लिए, रिन्यू करने के लिए उनका चार्टर, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड थे सो डिप्राइव कर दिया गया। दे डिप्राइव्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड। और इतना ही नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू वर्क इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया में वर्क करें। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें हम और भी चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये तो बस शुरुआत है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उनका चार्टर रिन्यू किया गया। और ये चार्टर, इसको पास कौन किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया था। और जो कमर्शियल फंक्शंस हमने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में पढ़े, कमर्शियल फंक्शंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। यहाँ पे क्या कर दिया गया कि नो मोर कमर्शियल फंक्शंस, यानी कि कमर्शियल फंक्शंस अब रहेंगे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रहेगी, यानी कि कमर्शियल बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। इसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास का जितने भी लेजिस्लेटिव पावर थे उनको डिप्राइव कर दिया गया। दे डिप्राइव्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एज वेल। अब जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे किनको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इतना ही नहीं, इनके साथ साथ इनको एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एक बार मेरा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर ओवर हो जाए, फिर मैं आपको एक सबसे पहले मैं एक बेसिक आइडिया दूंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और जितना भी हो सके अपनी तरफ से मटेरियल जो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, सब प्रोवाइड करूंगी। ओके गाइस, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चार्टर के एक्ट की तरफ, जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसी चार्टर के दौरान पहली बार ओपन कंपटीशन फॉर इंडियंस सिविल सर्विसेज में पहली बार हुआ। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि रिकमेंडेशंस पे जॉब मिलती थी, बट ये जो पॉलिसी थी ना, इसको पूरी तरह से एंड कर दिया गया, एंड फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन इन सिविल सर्विसेज। तो इसमें आपको थोड़ा सा ही बस देखना है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब बोलोगे चार्टर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे, कि जी हाँ, इसके बाद जो आती है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें कि गवर्नर जनरल को वाइसरॉय, ओके, वाइसरॉय बना दिया गया। गवर्नर जनरल का जो था उसको वाइसरॉय बना दिया गया, और पहले जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कनिंग, ठीक है। इसके साथ साथ उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी प्रोवाइड किया गया, जिसमें कि 50 मेंबर काउंसिल थे, ताकि वो उनको असिस्ट करे, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, ओके। इतना ही नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में क्या किया गया ना, सो गाइस, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे के जो लेजिस्लेटिव पावर थे, जो हमने कहाँ पढ़े थे, हमने पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ था कि बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव कर दिया गया, लेकिन वहीं पे हमारा जो चार्टर एक्ट, सॉरी गाइस, जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, यहाँ पे रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि उनको उनकी जो पावर थी वो वापस दे दी गई। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो लॉर्ड कनिंग थे, कौन थे लॉर्ड कनिंग, वो पहले वाइसरॉय थे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। सो लॉर्ड कनिंग ने क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब बेसिकली जैसा कि हम देख पाते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर मेंबर को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सौंपा गया, असाइन किया गया, ठीक है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो सिस्टम। और इसी दौरान जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जिनको वाइसरॉय बना दिया गया, उनको एब्सोल्यूट वेटो पावर प्लस ऑर्डिनेंसेस इशू करने का पावर भी दिया गया। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। देखिए, ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं। ऑर्डिनेंसेस बेसिकली आज के टर्म में मैं आपको बताऊँ तो जो प्रेसिडेंट है ना इंडिया के, ठीक है, वो प्रोमulgate करते हैं, ठीक है। जो ऑर्डिनेंसेस है वो ऐसे लॉ होते हैं जिनको प्रोमulgate कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके रिकमेंडेशन पे, यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। और जो वेटो है, वेटो पावर बेसिकली क्या हो गया ना, या तो आप किसी भी पर्टिकुलर बिल को असाइन कीजिए, ठीक है, या फिर आप टोटली रिजेक्ट कर दीजिए, ये चीज़ है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा, और अगर फिर भी अभी भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बस इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इतना कि यहाँ पे जितने भी मेंबर थे उनको बजट डिस्कस पावर मिला, कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वहाँ पे, देखो हर जगह पे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर तो होता ही है, आज भी होता है। तो उस टाइम में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उनका जो जितने भी मेंबर थे उनको इंक्रीज किया गया, ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
तो 1909 में बेसिकली आप सबसे पहला टर्म समझ लो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ही बोला जाता है। देखिए गाइस, इसमें क्या है ना, अब मॉर्ले मिंटो नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ना, वो कौन थे, मॉर्ले थे, और वाइस रॉय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के टाइम पे जो वाइस रॉय थे लॉर्ड गनिंग, अब यहाँ पे कौन वाइस रॉय हो गए, मिंटो, ठीक है। और इस टाइम पे इलेक्शन वर्ड को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और इंडियंस, जितने भी इंडियंस थे उनको अलाउ किया गया कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको अलाउ किया गया, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखे हैं ताकि मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी ना लगे, बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँगी कमेंट में। और हाँ, यहाँ पे जो इंडियंस थे, यानी कि पहले इंडियन कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये नाम हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये पहले इंडियंस थे, ठीक है, ये पहले इंडियन थे जो मेंबर बने थे किसके, वीईसी के, यानी कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और इसी टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी लाया गया। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो एक तरह का आप समझो क्या, ये है ही, समझना क्या है इसमें, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजियन, ठीक है, रिलीजियन के बेस्ड पे ये चीज़ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से एक बार, अभी हमारे ये लेक्चर फिनिश नहीं हुआ है, इसमें भी हमें आगे और भी पढ़ना है, बट आज के लिए इतना ही, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ हमने आज क्या क्या कवर अप किया। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। सो आपको अभी के लिए तो मैं बस इतना ही बताया, इसके आगे और मैं एक और लेक्चर हमारा इसमें होगा, ठीक है। इसमें तो भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, बट बेसिकली ये जो है ना लेक्चर टू में आपका एक और लेक्चर आएगा जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी ये यहाँ फिनिश नहीं हुआ है, सो आई होप आप देख सकते हैं, हमें और भी सारे टॉपिक्स कवर करना है। सो गाइज, आई होप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगी अगर कोई भी आपका डाउट होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे सो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं देखती हूँ आप सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज़।